अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजियोलॉजी का गाइड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हिस्से में हम इसके पुलमनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम इस चैप्टर में जो है पुलमनरी एडीमा और पुलमनरी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ जानने की ज़रूरत वो ये है कि पुलमनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों में आपको फंक्शन वो डिफरेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो पुलमनरी सर्कुलेशन है इसका हमें मेन पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल है इसमें हमें याद रखना है राइट साइड से इसमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना होता है, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट की तरफ जाना, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जाना। और जो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें जो है वो राइट इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाना है, राइट एट्रियम तक, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पुलमनरी सर्कुलेशन की जो होती है पुलमनरी वेसल्स, उनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड। और जो आपकी सिस्टेमिक है उसकी जो वेसल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड है, ठीक है। उसके अलावा ये लो प्रेशर सर्कुलेशन है और ये हाई प्रेशर सर्कुलेशन, ठीक है। उसके अलावा कंप्लाइंस आपने देखनी है, कंप्लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखनी है। कंप्लाइंस ज़्यादा किसकी है, पुलमनरी सर्कुलेशन की कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी दूसरी वाली जो है। और कंप्लाइंस कितनी है ये आपने याद रखनी है, 7 मिलीलीटर जो है वो इसकी कंप्लाइंस आती है पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और आपने याद रखिए कि कंप्लाइंस ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना आपका राइट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसको ये अकोमोडेट कर लेता है आसानी के साथ, ठीक है। ये इसकी कंप्लाइंस आपने याद रखनी है। और इनका आपके पास लार्ज डायमीटर होता है और ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर लो रेजिस्टेंस है और इनमें हाई रेजिस्टेंस है। उसके अलावा इनकी कंप्लाइंस भी लो है, ये वाली जो है ना इनकी कंप्लाइंस जो है वो लो है, तो ऑब्वियसली इनका डायमीटर भी छोटा होगा, जो इसके उल्ट हो रहे हैं सारे प्रोसेसेस, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनका जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो कैपिलरीज में लिखा गया, प्रेशर ड्रॉप इन कैपिलरीज, और इनका देखा गया है आर्टरियोल्स के अंदर, ठीक है। होप तो आपको ये सारी बड़े आसानी के साथ जो है वो समझ आ गई होंगी। और याद रखने की जो आपकी पुलमनरी सर्कुलेशन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड जो पुलमनरी वेसल्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक जो पुलमनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक्स का क्या रोल है। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्रोंकियल वेसल्स और लिम्फेटिक्स का क्या फ़र्क है। ब्रोंकियल वेसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 1 से 2% ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट को ये पंप कर रही होती, मतलब लेके जा रही होती हैं, ठीक है। और इनमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। इनका आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और जो आपकी पुलमनरी वेसल्स थी उनमें कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब इन्होंने किसको सप्लाई करना होता है, इन्होंने जो है वो कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड जो लंग्स के होता है और जो टिश्यूज बाहर प्रेजेंट होते हैं लंग्स के उन्हें इसमें सप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ब्रोंकियल ब्लड है, जो ब्रोंकियल ब्लड है इसमें जो है वो किस में वो होना होता है एम्प्टी, इसमें पुलमनरी वेन्स के अंदर एम्प्टी होना होता है,
इसमें एम्प्टी होना होता है इनटू पुल्मोनरी वेन्स, और पुल्मोनरी वेन्स से इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने जाना होता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जाना है एज कंपेयर टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जाना चाहिए था लेकिन ये लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना बढ़ जाएगा, वो 1 से 2% जो है वो इंक्रीज कर जाएगा इनका वॉल्यूम। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये कि जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं ये कौन सा लेके आ रही थी ब्लड आपके पास, ऑक्सीजनेटेड, और साथ ही आपकी आ रही थी पुल्मोनरी आर्टरीज, वो कौन सा ब्लड लेके आ रही थी आपके पास, वो लेके आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा, शंट क्रिएट होगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट क्रिएट होगा, और इस शंट की वजह से जो है वो ब्लड जो है वो पुल्मोनरी वेन्स में जो है वो मिक्स्ड एंटर होगा और ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, मिक्स्ड ब्लड एंटर होगा पुल्मोनरी वेन्स के अंदर, और उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल शंट क्या होता है, ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स होना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिम्फेटिक्स क्या होती है। लिम्फेटिक्स का आपको रोल पता होना चाहिए कि जो लिम्फेटिक्स हैं आपकी, इन्होंने जो है वो आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू स्पेसेस होती है ना आउटसाइड दी लंग्स, कनेक्टिव टिश्यू स्पेसेस आउटसाइड जो आपके लंग्स की पड़ी होती है, सपोज ये लंग्स है, उसके इर्द गिर्द जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की स्पेसेस होती हैं उसके अंदर जो है ये लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती हैं, इन्होंने उधर लेके जाना होता है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अराउंड होना होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के, इन्होंने किसको कोर्स करना होता है, इन्होंने हाइलम ऑफ लंग को कोर्स करना है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मेनली किस में एंटर होता है, राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में एंटर होना है, ठीक है। और ये आपने याद रखनी है ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आयोटा। ये जो आपकी लिम्फेटिक्स है ना, सॉरी लिम्फेटिक्स नहीं, ये जो आपकी ब्रोंकियल आर्टरीज थी, हमने ब्रोंकियल वेसल से बड़े बात किया, ये थी ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आयोटा। ये भी आपके नॉलेज के लिए है लेकिन ये ऐसा पूछा गया था, ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आयोटा। और ये आपने याद रख लेना है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो राइटली किस में एंटर होना होता है, राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। और इसके फंक्शंस अब आपको बताऊं, जी लिम्फेटिक्स क्या क्या काम करती है, एक तो ये पुल्मोनरी एडिमा को प्रिवेंट करती है, जो प्रोटीन्स वगैरह लीक होती हैं आपकी लंग्स कैपिलरीज में से, ये उनको जो है वो लंग टिश्यूज में से रिमूव करती हैं। एक तो इसका काम क्या हो गया, पुल्मोनरी एडिमा प्रिवेंट, और दूसरे नंबर पर इसका जो काम है वो आपने याद रखना कि पार्टिकुलर मैटर जो एल्वियोलाई में एंटर हो रहा है उसको रिमूव करती है, पार्टिकुलर मैटर जो आपके एल्वियोलाई में एंटर हो रहा है उसको ये रिमूव करती है, ठीक है। दो ये फंक्शंस आपने किसके याद रखने हैं, लिम्फेटिक्स के याद रखने हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रेशर्स डिफरेंट पुल्मोनरी सिस्टम में, पहले हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन में देख लेते हैं कि क्या रूट है और क्या क्या प्रेशर्स चेंजेस आती हैं, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन का रूट वैल्यू हम देखेंगे इसका। पुल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होगी ये आपको पता होना चाहिए, इसमें राइट वेंट्रिकल से शुरू होना, ठीक है। इधर इसका कितना प्रेशर है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका यहाँ प्रेशर होता है जी 25 मिलीमीटर ऑफ एच होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो इसका डायस्टोलिक है वो आपने याद रखना है 0 या 1 के बराबर होता है, इन बिटवीन 0 and 1 मिलीमीटर ऑफ एच, ठीक है। अब हम आते हैं जी राइट वेंट्रिकल से किस में एंटर हो रहा है, इसमें पुल्मोनरी आर्टरी में एंटर हो रहा है, उसका भी हम सिस्टोलिक देखते हैं और उसका भी हम डायस्टोलिक देखते हैं। तो आपने याद रखना कि इधर जाके जो है वो इसका प्रेशर वो जो इसका सिस्टोलिक प्रेशर है वो उतना ही रहेगा और डायस्टोलिक जो है वो बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक 25 ही रहेगा और डायस्टोलिक 8 हो जाएगा। तो इसका जो मीन आएगा, मीन
वो आपने याद रखना है, वो आएगा 15 मिलीमीटर मरकरी। ओके, अब आपके पास आते हैं जी तीसरे नंबर पर पुल्मोनरी कैपिलरीज। अब पुल्मोनरी कैपिलरीज का आपको प्रेशर याद होना चाहिए, इनका जो मीन आता है वो 7 होता है, मीन 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। उसके बाद ये आना है जी आपकी पुल्मोनरी वेन में, और साथ जो आपका होता है लेफ्ट एट्रियम, दोनों का एक ही है। कितना है इनका? इनका मीन है आपके पास 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ये वेरी करता है पर्सन के अंदर 1 से 5 के दरमियान। अब जो आप लेफ्ट एट्रियम है उसका आप प्रेशर जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहाँ तक कैथीटर जो लेके नहीं जा सकते, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, आपको एक इनडायरेक्ट मॉडरेट मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको आप पुल्मोनरी वेज प्रेशर कहते हैं। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, पुल्मोनरी वेज प्रेशर क्या है। पुल्मोनरी वेज प्रेशर में क्या होता है कि कैथीटर को जो है आप पेरिफेरल वेन से जो है वो राइट एट्रियम में इंसर्ट करते हैं, राइट एट्रियम में। तो वो राइट एट्रियम से होता हुआ जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट पे जाएगा, तो उसके बाद वो पुल्मोनरी आर्टरी में एंटर होगा। और जो हम छोटी ब्रांचेस आती है पुल्मोनरी आर्टरी की, इधर जहाँ उसकी स्मॉल ब्रांचेस आएंगे, स्मॉल ब्रांचेस, वहाँ जाके ये फंस जाएगा कैथीटर, ठीक है, वहाँ जाके ये फंस जाएगा और वहाँ वेज हो जाएगा टाइटली, ठीक है। और यहाँ से आप प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है पुल्मोनरी वेज प्रेशर की? 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है इसकी ये इसकी वैल्यू जो वो 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ज़्यादा होती है किससे? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से। कितने टाइम ज़्यादा है? 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ग्रेटर होती है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया। ओके, ये आपका जो है वो पुल्मोनरी वेज प्रेशर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो पुल्मोनरी वेज प्रेशर की मेजरमेंट्स है ना, ये आपको पुल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर चेंजेस और जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के अंदर चेंजेस है ना, उसको बताती है। जब आपकी कोई कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाती है, कोई भी हार्ट फेलियर हो रही है, उसके अंदर इसने 2 चीज़ों को आपको बताना है, एक तो आपकी पुल्मोनरी कैपिलरी के प्रेशर को और एक इसने लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को बताना है, ठीक है। तो ये आपका पुल्मोनरी वेज प्रेशर भी कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम ऑफ लंग्स कितना होता है नॉर्मल। ओके, अब हम देखते हैं लंग्स के ब्लड वॉल्यूम क्या होता है। लंग्स का जो ब्लड वॉल्यूम है आपने याद रखना है कि जो ब्लड एंटर हो रहा है वो है 450 मिलीलीटर, ठीक है। और ये अबाउट जो है वो कितना होता है 9% ऑफ द टोटल ब्लड जो आपकी सर्कुलेशन में मूव कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें से जो 70 मिलीलीटर है वो किस में एंटर हो जाएगा? आपकी पुल्मोनरी कैपिलरीज टेक कर रही है, ठीक है। और जितना बाकी रह जाएगा इसमें से वो किस में आएगा? आपकी पुल्मोनरी आर्टरी और वेन के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो आपकी पुल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके 2 फंक्शन है। एक तो इसने गैस एक्सचेंज करवानी है और दूसरे नंबर पे ब्लड रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करता है कि इसके अंदर जो है ना ब्लड जो है वो स्टोर हुआ होता है। अब ये ब्लड स्टोर होने की क्या बात है इसमें कि इसमें जो ब्लड है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कहीं किसी जगह पे जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो गई है, तो कोई भी आप ट्रम्पेट ब्लो करते हैं तो उससे जो होता है 250 मिलीलीटर जो ब्लड है वो किधर चला जाता है? पुल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टेमिक में चला जाता है। या कोई भी आपकी हार्ट फेलियर हो रही है या आपकी जो सिस्टेमिक वेसल्स के अंदर वेसल के अंदर हेमरेज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो पुल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टेमिक के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डिजीज़ के अंदर या कोई नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब आपको बताऊँ चीज़, जो आपका पुल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वॉल्यूम है वो हमेशा जो है वो 9 टाइम्स ज़्यादा होता है
एज कम्पेयर टू 9 टाइम्स ज़्यादा होता है पुलमनरी कैपिलरी के वॉल्यूम से, ठीक है। तो अगर आपका जो पुलमनरी कैपिलरी वॉल्यूम है, मतलब कि अगर आपका कोई ब्लड जो है वो पुलमनरी से निकल कर सिस्टेमिक में आएगा तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर सिस्टेमिक से निकल के पुलमनरी में जाएगा तो उस पर बहुत इफेक्ट आएगा। अब एक कंडीशन, एक डिजीज़ है जिसको आप माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि माइट्रल वॉल्व जो होता है उसका प्रॉब्लम मतलब आ जाता है कि जो आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसका फेलियर होता है, माइट्रल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसका फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका पुलमनरी कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो आपका ब्लड है वो पुलमनरी ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा पुलमनरी सर्कुलेशन के अंदर 100 टाइम्स, ठीक है। और ये पुलमनरी वेस्कुलर प्रेशर को भी जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम जो है वो सिस्टेमिक आपका ज़्यादा होगा तो इसलिए शिफ्ट होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो और पुलिंग आएगी आपकी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, पुलिंग होगी लेफ्ट एट्रियम में। तो आपको समझ आ गई कंडीशन की माइट्रल वॉल्व की। ये जो माइट्रल स्टेनोसिस में माइट्रल वॉल्व का क्लोजर होता है, माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसका फेलियर हो जाएगा। इस तरह होगा कि जो पुलमनरी कैपिलरी है उसके अंदर पुलमनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर आपके जो ब्लड है उसका अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पुलमनरी कैपिलरी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो कि क्या होगा कि आपके जो ब्लड है वो आपके लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पे नहीं एंटर हो पाएगा। इसकी वजह से जो है वो आपकी डिजीज़ हो जाएगी जिसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं और ये हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो अब आपको ये डिजीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ रही है तो उससे क्या होगा और ये कितना लंग्स का ब्लड जो है वो हम ये कर सकते हैं, ब्लड फ्लो लंग्स में किस तरह होता है ये सारा हम देख लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो थ्रू दी लंग्स। लंग्स में से ब्लड उतना फ्लो करेगा किसके इक्वल होगा, कार्डिक आउटपुट के। जितना कार्डिक आउटपुट होगा उतना लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करेगा। अब अगर आपका एल्व्यूलर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 70% से कम हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी पुलमनरी वेसल्स हैं, पुलमनरी वेसल्स उनमें हाइपोक्सिया हो जाएगा और इनके ये क्या कर जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ठीक है, डायलेट नहीं करेंगी। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा कि जो आपकी सिस्टेमिक वेसल्स थी वो क्या कर गई थी, डायलेट कर गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर गई। इसकी वजह क्या है, कंस्ट्रिक्शन की वजह ये होगी कि रेजिस्टेंस, पहली बात तो ये कि वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज होंगी जब हाइपोक्सिक कंडीशन मिलेगी उनको। वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस जो है वो निकलेंगी और ये सम आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स वगैरह को जो है वो क्या कर देंगी, कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, कंस्ट्रिक्ट सम आर्ट्रियोल्स एंड आर्टरीज, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बढ़ा देंगी, रेजिस्टेंस जो आपकी है ना पेरिफेरल पुलमनरी रेजिस्टेंस ये भी इंक्रीज कर देंगी। इसकी वजह से आपकी पुलमनरी वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अब आपसे कोई पूछ ले कोई कि पुलमनरी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि ब्लड जो है वो उन्हीं एरियाज़ में एंटर होगा जहाँ उसको उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। इफेक्टिव एरियाज़ के अंदर जो है वो ब्लड एंटर होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जहाँ उनकी ज़्यादा बेटर एरिएशन होगी, जहाँ एरिएशन ही नहीं है वहाँ उसको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ प्रॉपर एरिएशन होगी वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रॉपर एरिएटेड एरियाज के अंदर, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इफेक्ट्स देखेंगे, जोन्स वगैरह देखेंगे। उसके अलावा आपके कार्डिक आउटपुट जो है वो कैसे बढ़ता है उस कंडीशन वगैरह को हम नोट करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड फेलियर हार्ट को जो है वो हम दोबारा एक बार गौर से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के जरिए देखेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और लाइक भी करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।